हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जीआरएल मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री साहब। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में वो जुलाई की शुरुआत से चर्चा में चल रही थी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना महंगा हो जाएगा, तो वाकई में महंगा हुआ है? क्या बदलाव हुआ है, कितना महंगा हुआ वो समझाइए पहले। स्टैंप ड्यूटी लगा दी है। हाँ। और स्टैंप ड्यूटी हर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन पे है। हाँ। मतलब 1 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी है। अगर आपके पास 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर 50 पैसे की स्टैंप ड्यूटी है। आपके 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसको 5 पैसे की स्टैंप ड्यूटी है। तो अगर आपने 10,000 रुपए की SIP आप कर रहे हो तो 1 जुलाई के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट में जाएगा उसमें 9,999 रुपए और 50 पैसे आपके इन्वेस्ट हुए हैं, वो आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिल गया होगा। तो इक्विटी में तो कुछ खास इंपैक्ट करता नहीं इसका, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट के अंदर इसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, खास करके जो लोग ओवरनाइट मनी में या लिक्विड फंड के अंदर पैसा डालते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। लेकिन अभी के बाजार में तो लिक्विड फंड में एक आम निवेशक को पैसा रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड का YTM 3.5% के आसपास उसके नीचे है। उसके ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी और लगा दो और आपको सेविंग अकाउंट के अंदर 4% इंटरेस्ट मिलता है। और सेविंग अकाउंट के अंदर एक बहुत ही अलग चीज है, सेविंग अकाउंट के अंदर हर आदमी को 10,000 रुपए तक साल का इंटरेस्ट का अलग बेनिफिट मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर एक आम आदमी अपने अकाउंट में 2.5 लाख रुपया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रखे तो उसके बराबर कोई आज की तारीख में प्रोडक्ट नहीं है। लिक्विड फंड 5.5-6% देता था 1-1.5 साल पहले था। अभी क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट जबरदस्त तरीके से कम आए हैं, तो अभी तो अगर शॉर्ट एंड में पैसा रखना तो आप बिल्कुल अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखिए जब तक कि बैंक अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कम नहीं कर दे। वो डेफिनेटली बैंक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कम करने वाले करेंगे ही। हाँ। क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ रहा है और पैसा लगाने का कोई उपाय नहीं है, तो सीधा वो RBI के पास कॉल मनी में रखते हैं। अच्छा, अभी एक चीज बताइए, इसमें मेरे 2 सवाल है। पहला देखिए, जो पहले पैसे लगे उस पर तो नहीं लगेगा ना स्टैंप ड्यूटी? नहीं, पहले पैसे पे नहीं लगेगा, रिडम्पशन के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन उस पैसे को अगर आपने इक्विटी में स्विच किया या आपका कहीं भी पैसा वहां डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट हो रहा है या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट पे होगा, डिविडेंड पे आउट पे नहीं होगा। तो डिविडेंड पे आउट तो अभी कोई लेगा नहीं, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट भी लेगा नहीं, क्योंकि वो सीधे आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो वैसे भी टैक्स इनएफिशिएंट है, तो डिविडेंड वाला बहुत कम हिस्सा रहेगा। लेकिन अगर आपने स्विच मार रहे हो, आप STP कर रहे हो, तो हर STP ट्रांजैक्शन पे ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो मतलब आगे के चार्जेस। हाँ, खाली ये कि रिडम्पशन करोगे तो नहीं लगेगा? रिडम्पशन करोगे तो नहीं लगेगा। हाँ, नया पैसा मत डालो। हाँ, देखिए चार्ट देखिए आप, अगर आपने खाली एक दिन का पैसा रखा तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न 1.82% कम हो जाता है। एब्सोल्यूट रिटर्न है, एनुअलाइज्ड रिटर्न है 1.82? ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। हाँ बिल्कुल। 3% लिक्विड फंड में आता है, 2% स्टैंप ड्यूटी दे दें एक दिन के लिए। आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 करोड़ रुपए के ऊपर सपोज कॉल मनी फंड में साल का 3 लाख रुपए आया, साल का 3 लाख रुपए आया, तो आप अंदाज लगा दिन का कितना आया। दिन का आपके पास 1,000 रुपए, उसके अंदर 500 रुपए सपोज आपको निकल गया तो आपको आधा रिटर्न चला गया उसमें से। तो कॉल मनी में एक दिन का पैसा मत रखिए, वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली इसमें वो करना चाहिए, डेट और इक्विटी को अलग अलग करना चाहिए स्टैंप ड्यूटी के लिए आज से, तब जाके। ये तो मेरी समझ में आया नहीं, क्योंकि आप STT भी लगा रहे हो म्यूचुअल फंड पे, एक कितना ट्रिपल टैक्सेशन हो गया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां उसको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ रही है जी। उसके बाद वो जब रिडेम्पशन करता है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ रहा है। बाद में म्यूचुअल फंड हाउस सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाता पैसा, तो वहां STT लगती है म्यूचुअल फंड को। तो ट्रिपल टैक्सेशन इफेक्टिवली हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अच्छा विजय जी, एक जो आपने इंटरेस्टिंग रिसर्च की है ELSS और पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों के कंपैरिजन में, तो ये बताइए कि क्या रिसर्च की और इसमें कंपैरिजन में पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ELSS में या PPF में? देखिए, अगर कोई व्यक्ति थोड़ी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर पाए तो ELSS का मुकाबला ही नहीं है। ओके। और लोग बोलते हैं कि ELSS आप बोलते हो, लेकिन ELSS कौन सी स्कीम में डालें, थोड़े कंफ्यूज हैं। तो मैंने क्या किया कि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम लिए 15 साल की, 20 साल की, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम लिए, एवरेज परफॉर्मिंग स्कीम लिए। अगर आपने 15 साल पहले PPF चालू किया होता तो 15 साल में आपने करीब 22.5 लाख रुपया PPF में हर साल डाल दिया। उस 22.5 लाख की वैल्यू आज की तारीख में 44,75,000 के आसपास आ गई। अगर वही पैसा आप हर साल वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में डालते, एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में डालते, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में डालते, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा बनता। और मैंने ये 2-3 चीज इसके अंदर और की है। हमने कहा कि कोई बोलते हैं कि पैसा डालना, लेकिन कब डालना, तो हमने क्या किया कि सपोज आपने
हाईएस्ट एनएवी के ऊपर पैसा डाला, सपोज करो कि जिस दिन हर साल में मार्केट हाईएस्ट रहा तब आपने पैसा डाला, तो क्या हुआ? अगर आपने लोवेस्ट एनएवी पे पैसा डाला हर साल में कि जिस दिन एनएवी सबसे कम रही, मतलब मार्केट नीचे रहा उस साल का, उस टाइम पैसा डाला, और अगर आपने खाली एसआईपी की, तो इनवेरिएबली हर सिचुएशन के अंदर एसआईपी के इन्वेस्टर ने जी वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ने भी 15 से 20 साल के पीरियड में ईएलएसएस से बहुत ज्यादा पैसा बनाया है। जैसे 20 साल के पीरियड में आपका पीपीएफ का 33 लाख 76 लाख हो गया, लेकिन वही पैसा 76 लाख 2 करोड़ रुपए के ऊपर हो गया एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के अंदर, और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के अंदर 2.5 करोड़ के ऊपर हो गया। और जो हम इस पीरियड को बढ़ाते हैं, 22, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक ले जाते हैं, तो रिटर्न पीपीएफ वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड ईएलएसएस का रिटर्न परसेंटेज में डिफरेंस नहीं होता, मल्टीपल में डिफरेंस होता है। मतलब 3 से 5 टाइम ज्यादा 25 साल के पीरियड में, 22 साल के पीरियड में, 20 साल के पीरियड में पीपीएफ के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना ज्यादा, 3 से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो ईएलएसएस का पैसा जाता है वो हो सकता है कि एक साल में आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए डाला, आप कभी भी देखो ऊपर ही दिखता आपको, हाँ। एकदम स्टेबल लाइन दिखती हाँ, वो मतलब 8%, 8.25% जो आना भी आएगा, सरकार आएगा। तय करेगी वो हाँ, अभी तो मार्केट लिंक्ड हो गया, हाँ। वो आपको एकदम उसके अंदर स्टेबिलिटी दिखती है। ईएलएसएस में क्या हो सकता है कि एक साल 1 लाख डाला और 1.5 लाख डाला हुआ 75,000 दिख सकता है आपको, 2 साल 3 लाख डाला हुआ आपको 2.25 थोड़ा लाख, ऊपर नीचे देखना पड़ सकता है बस। 3 साल का वर्स्ट परफॉर्मेंस देखा, 3 साल के पीरियड में आपने 4.5 लाख रुपए पीपीएफ का 5 लाख के ऊपर हो गया, लेकिन उसी पीरियड के अंदर 4.5 लाख रुपए डाला हुआ आपका ईएलएसएस में 3 लाख के नीचे हो गया, तो उस टाइम आदमी को डर लगता है कि मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन अगर आपने वो टॉलरेट कर लिया एक बार, तो फिर आपको ऊपर, क्योंकि डिफरेंस मल्टीपल में, परसेंटेज में नहीं है, आपने खाली जैसे पीपीएफ का 3 साल का पैसा 4.5 लाख का 5 लाख हुआ, आपने 50,000 का गेन देखा। ईएलएसएस का वर्स्ट रिटर्न 3 साल का 4.5 लाख रुपए का 3 लाख हो गया, तो आपको 2 लाख का फर्क दिखता है कि यार आप मैंने 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन अगर आप वहां स्टे इन्वेस्टेड रहे, तो ये 2 लाख जो गैप है वो आपकी तरफ पॉजिटिव करीब 2-3 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। तो आप 2 लाख बड़ा अमाउंट है या 2-3 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है, वो आपको सोचने वाली बात बस वही है, वो मन में हमेशा ऐसा रहता है ना, पीपीएफ सेफ है, अच्छा हर साल पैसा आ रहा है, तो आदमी है ना, कौन दिमाग लगाए, वैसा वाला बात है। लेकिन अगर थोड़ा आप वोलेटाइल और लंबा, पीपीएफ में भी लंबा ही तो लगाते हैं, 15 साल पीपीएफ में लोग 15 साल लंबा लगाते हैं, और पीपीएफ में हर आदमी को लगता है कि साल के पहले दिन तो पीपीएफ करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूं कि देखिए अल्टरनेट कितना बढ़िया है। अभी इसके अंदर एनपीएस भी हो गया उसके अंदर, है ना। एक बार है ना, एनपीएस पे भी आपसे अलग से बात करनी है। बिल्कुल चर्चा करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट अच्छे से शो करेंगे एनपीएस पे, बिल्कुल चर्चा करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उसको इन्वेस्टर को देखना चाहिए। लेकिन आज हम खाली पीपीएफ और ईएलएसएस की चर्चा करते हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्या है, जैसे आपने गोल्ड का म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड लिया, गोल्ड ईटीएफ लिया आपने, और आपने गोल्ड का कॉइन लिया और गोल्ड की ज्वेलरी बनाई, खराब मार्केट रहा, गोल्ड का खराब रिटर्न रहा, तो गोल्ड ईटीएफ है ना, वो आप बेचने के लिए आ सकते हो, वो पेपर मनी दिखता है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड का बार है, गोल्ड की ज्वेलरी है, तो आप प्राइस नहीं देखते हो। करेक्ट, सही बात है, ये बात सही है। तो आदत तो थोड़ी माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि माइंडसेट बदला तो आपको नहीं, आप धीरे धीरे रोज रोज बोलोगे ना, तो फिर हमारा बदल जाएगा ऐसा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय जी जबरदस्त ग्रिप रखते हैं म्यूचुअल फंड पर, कई साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो रिसर्च है, जैसे मैं वरिंदर के लिए बोलता हूँ ना कि बैलेंस शीट फाड़ने में, डेटा क्रंचिंग में, एक्सेल शीट करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है, वैसा म्यूचुअल फंड की रिसर्च के मामले में विजय जी का कोई मुकाबला